हाँ, तो आपने कल कहानी देखा था दो बैलों की। आज दूसरा भाग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कक्षा 9 के लिए है। तो इस प्रकार से दोनों बैल जो है वह झूल के घर कैसे उनका स्वागत भगत हुआ आपने देखा। अब आगे देखेंगे कि अब हीरा जब ले गया अपने घर तो बड़ी सज़ा दिया, और सज़ा देने के बाद उनको जो है उनका भोजन पानी बंद कर दिया। और इस अंत में आगे हम बढ़ेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। यहाँ तक आपने देखा था। आज हाँ आगे देखिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। कहने का मतलब ये कि एक छोटी सी बच्ची जिस भैरव की लड़की थी, उसकी सौतेली माँ मर चुकी थी और दोनों बैलों की दशा देखी नहीं गई उससे, और चुपके से 2 रोटियां लाई, उनको मुंह में थमा दिया। दोनों को तो भूख नहीं शांत हुई, लेकिन उनको एक प्रकार की आत्मीयता की शांति मिली। और इस प्रकार से दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांधे जाते। इस प्रकार से बालिका रात को उन्हें रोटियां खिलाई जाती। इस प्रेम के इस प्रसाद को बरकत थी। 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो इस प्रकार अपना जीवन काट रहे थे दोनों बैल, मगर दोनों की आंखों में एक विद्रोह की चिंगारी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? क्या बोलिए? हाँ, अरे बोलो ना। अच्छा चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसी की लड़की है जो उस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालिक को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारता है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ा कर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में तोड़ दो। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जो लगा कर रह जाते थे। ससा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सलाया और फिर बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, इनको नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। गराव माने गर्दन पर। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा पे पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, तब सब इसी पर संदेह करें। इस ससा बालिका चिल्लाए। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी चलो।
गया हबड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और बड़ी तेजी के साथ भागते चले गए। शोर मचाया गया। फिर गांव के कुछ आदमियों के साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या करती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ कहने का मतलब है कि पशुओं में भी अपनी धार्मिकता होती है, अपना रूप स्वरूप होता है। वो किसी पर अकारण वार नहीं करते। लेकिन आज का मनुष्य कितना कठोर और विधर्मी हो गया है कि अकारण स्वास्थ्य और लालच में पड़ करके अपने भाई बंधुओं पर आक्रमण करता है। ये आज के भौतिकता युग के प्राणी हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह कर आहट लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने ढकार ली, फिर सिंग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा की कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उससे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में जड़ा होना चाहता है तो किनारे हट गया। ये कहने का मतलब कि वास्तव में संसार में सबसे बड़ी अगर दुख है तो पेट की भूख मिट जाने के बाद एक नए जीवन का अनुभव, आज़ादी का अनुभव और बड़े आत्मीयता उल्लास का समय होता है। उल्लास का समय होता है और आपस में कुछ चहलकदमी या मस्तियां करने का काम दोनों करते हैं। इस प्रकार आज़ादी का अनुभव होता है। अब चलते हैं भाग फिर। अरे ये क्या, कोई सांड ढकौता चला रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने रहे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितना भयंकर सूरत है। कहने का मतलब उसी समय जब खेत में दोनों हीरा मोती चढ़ करके खुश हो रहे थे, तो उसी समय एक विशाल भरकम सांड चला रहा था, जिसे देखकर उनकी मौत उनके सामने आ रही थी। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भला हुआ है, आज भी विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रेंगता हूँ, तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी, तब भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसकी पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम पर दूसरा उपाय नहीं है। कहने का मतलब कि दोनों में एकता थी, दोनों में किसी समस्या से लड़ने की क्षमता थी और लड़ गए। इस प्रकार से लड़ने का उपाय भी आपस में सोच लिया। दोनों मित्र जान हथेली लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, तरीका मालूम नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर वह दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा। दोनों मित्रों ने एक दूसरे तक का पीछा किया, लेकिन यहाँ तक कि सांड बेदम होकर पड़ा रहा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। कहने का मतलब कि दुश्मन से कैसे लड़ा जाता है। हीरा मोती ने उस सांड को मार करके अधमरा कर दिया और वहीं पर छोड़कर चल दिए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जीत तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है।
बैरी को ऐसा करना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लेते हैं तो आगे सोचते हैं। सामने मटर का खेत था। मोती उसे भूसा हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे। 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े बड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगिक संकट में तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद। इस प्रकार से जब साढ़ पर आक्रमण करके विजय लेकर आगे बढ़े तो दूसरे खेत में चलने लगे। उस खेत के मालिक जो है दोनों को पकड़ लिया और काजी हाउस में डाल दिया। अब चौथा भाग आपके सामने है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। दोनों मित्रों के ऊपर संकट घड़ी आ पड़ी और खाने को एक तिनका न मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इसे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चर न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरफ पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे पर कोई चारा लेकर नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार को नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होना। कहने का मतलब कि यह चौथा भाग ये बता रहा है कि वास्तव में हमारे देश में काजी हाउस में पशुओं की दशा क्या होती है। यह हीरा और मोती के बातों से लगता है कि वास्तव में हमारे देश में पशुओं की दशा बड़ी ही दयनीय और सोचनीय है। दोनों को कुछ भी चारा नहीं मिला। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी और अंत में मोती से रहा नहीं गया और अंत में वो बोल उठा, अब तक तो नहीं रहा जाता मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़े, मुझे तो सब कुछ नहीं होगा। मुझसे सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंह दीवार पर गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जडपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े कहा, आखिरी मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यो भी तो मरना, ये सोचो। दीवार खुद जाती तो कितने जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और हाल रहता तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंह मारा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी गई और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंह लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिरी कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी गिर पड़ी। तो इस प्रकार से हीरा मोती ने अपने ताकत और तजुर्बे से दीवार को तोड़ करके उस बंदी को बाहर निकालने का प्रयास किया। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर सचेत। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी घिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। कहने का मतलब गधे मूर्ख होते ही है, उनकी मूर्खता का परिचय मिला। सभी तो भाग गए लेकिन गधे नहीं भागे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते?
एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या अर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अभी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ है। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम भाग जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम तुम इतने दोनों एक साथ रहे, आज तुम विपद पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यही तुम्हारी शरारत है। मत मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। या कहते मोती ने दोनों गधों की सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होती मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है। मोती को खूब मरम्मत हुई और उससे मोटी रस्सी बांध दिया। अब अगला भाग है 5वां। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पड़े रहे, किसी ने चरा का एक पेड़ भी घास भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग इस प्रकार से एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, दोपहर होते तो 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है। ससा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अर्थ ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय पर उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान बचेगी नहीं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन इसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी के काम आ ही जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों ही बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों के एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, लेकिन चिकने चप्पल कोई उछालता था, तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी सब। किसी की चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पकड़े कैसे दुखी हैं। साथ साथ दोनों ही को मालूम हुआ कि अपरिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगा। तत्क्षण उनके चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हुई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांत कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पाए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों को रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलामी के लिए आता हूँ।
मैं तो समझा हूँ चुराए हुए लिए आते हो, चुपके चले जाओ, मेरा बैल है, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। यह दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हें गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने गधे हैं। जरा देर में नादों में खाली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उच्छ्वास सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम ली। इस प्रकार से कनेपलक कहानी में देखा जाए कि पशुओं में कितनी एकता और संवेदनशीलता होती है और आत्मीयता का भाव कूट भरा होता है। इस प्रकार से झूरी के सामने अपने भाव को भी प्रकट किया और झूरी भी अपने बैलों को पाकर जो गदगद हो गया और उनकी सेवा भगत पूर्ण रूप से किया। इस प्रकार से दो बैलों की कहानी यह बताती है कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, आपस में कैसे रहना चाहिए और कैसे आपस में रह करके किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। धन्यवाद।